Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in first year accounting. चैप्टर नंबर हमारे पास फर्स्ट है और आज हम लेक्चर नंबर 9 करेंगे। होप सो के आपको लास्ट लेक्चर्स समझ में आए होंगे, ठीक है। और जो मैंने अकाउंटिंग की कुछ बेसिक्स टर्म्स, कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सो लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने अकाउंटिंग के सारे पिलर्स, हेड ऑफ अकाउंट जिसे कहते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, और लास्ट में मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई थी जो कि डिटेल एक लेक्चर है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का आपकी अकाउंटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आगे चल के बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, ठीक है, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट होती है, तो अभी आपके लिए जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल न्यू होंगे कि ये बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ है, ठीक है। सो इन वेरी शॉर्ट आपको ये बता दूं कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी जो भी कैलकुलेशंस करती हैं, यानी जो उन्होंने चीज़ खरीदी, कुछ बनाई, कुछ सेल करी, अब ये इतना आसान काम नहीं है। कोई चीज़ बहुत पैमाने पे, अगर हम कोई एसी वाली कंपनी की बात करें कि वो एसी बनाती हैं, वो सेल करती हैं, परचेज करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, रॉ मटेरियल आते हैं, सैलरीज आते हैं, यूटिलिटीज़ का बिल्स अदा करते हैं, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। फिर आखिर में ये करने के बाद फिर बैलेंस शीट बनाई जाती है कि उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके बाद लाइबिलिटी कितनी है, ऑनर्स का हिस्सा कितना है। ये आसान काम नहीं है, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये काम आती हैं। ये जो आप हम मैंने आपको पढ़ाया है अकाउंटिंग इक्वेशन, उन बड़ी चीज़ों को करने के लिए, बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल, और इन्हीं की बेसिस के ऊपर वो सारा काम करते हैं, ठीक है। सो आज भी आपके सामने जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन समझाई थी, आज हम उस अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। सो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर, ताकि वो जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके जी, तो हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। सो हम सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, वो आपके सामने नज़र आ गई होगी, ठीक है। कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सामने इस फंडामेंटल इक्वेशंस को जो है वो अच्छे से समझाया था, ठीक है। सो इसमें हमारे पास क्या था कि भाई एसेट्स इज इक्वल होता है कि लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को हम अगर प्लस कर लें तो वो किसके इक्वल हो जाता है, एसेट्स के इक्वल हो जाता है। इसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने डिटेल आपको पढ़ाया था। आज हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्स में भी पूछते हैं ये लोग, ठीक है। सो ओके जी, हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट टोटल एसेट्स व्हेन टोटल लायबिलिटीज 1 लाख एंड टोटल ऑनर्स इक्विटी 6 लैक्स, ठीक है। सो ये मैं ज़रा आपके सामने हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई जो टोटल लायबिलिटी है, ठीक है, किसी भी कंपनी की, वो कितनी है हमारे पास, 1 लाख है, और जो ऑनर्स इक्विटी है वो है हमारे पास 6 लाख, ठीक है। हमारे पास जो टोटल लायबिलिटी है वो है 1 लाख, और हमारे पास जो ऑनर्स इक्विटी है वो कितनी है, वो है हमारे पास 6 लाख। अब इन्होंने कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है? कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें कहा है कि भाई आपने टोटल एसेट्स जो हैं वो बताएं कि टोटल एसेट्स कितने हैं। अब आसान है बिल्कुल भाई कि टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना है, एसेट्स कितने हैं, तो हमें क्या करना होगा कि लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को अगर हम लोग प्लस कर लें, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को अगर हम प्लस कर लें तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो हो जाता है हमारे पास एसेट्स के बराबर, ठीक है। सो ये आपके सामने उसका एक सॉल्यूशन भी
आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए सिंपल कि हमारे पास लाइबिलिटी 1 लाख प्लस करें ऑनर्स इक्विटी, यानी ऑनर्स इक्विटी कितनी 6 लाख, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 7 लाख रुपए में, ठीक है। सो एसिड आ गया आपके पास 7 लाख और लाइबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी। तो ये एक छोटी सी इक्वेशन है, एग्जाम्स में भी आता है, आपको ये वैल्यूज दे देंगे, ठीक है, कि लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख, ऑनर्स इक्विटी कितनी 6 लाख, इन दोनों को प्लस करें तो प्लस करने के बाद क्या आ जाता है मेरे पास एसेट आ जाता है, और वो एसेट्स कितना है मेरे पास, वो 7 लाख हमारे पास एसेट्स हो जाता है। तो ये होप्स हो कि आपको एक छोटी सी जो इक्वेशन है वो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास इन इन चीज़ों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो होप सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ओके जी, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ी सी क्वेश्चन को चेंज करा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है, कैलकुलेट टोटल लाइबिलिटीज व्हेन टोटल एसेट्स 4 लाख, ठीक है। अब ये बात ज़रा नोटिस करनी है। नोटिस क्या है भाई, कि अब इन्होंने क्या कहा है कि भाई टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट्स करो, ठीक है, अब एसेट्स नहीं करना, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई टोटल लाइबिलिटी कितनी है ये बताओ। अगर जो एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि भाई जो एसिड है वो कितने हैं 4 लाख, ठीक है, और मेरे पास ऑनर्स इक्विटी, ठीक है, वो कितनी है 3.5 लाख, ठीक है। हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटीज पता करनी है, टोटल एसेट 4 लाख और ऑनर्स इक्विटी कितनी है मेरे पास, वो है मेरे पास 3.5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तो इक्वेशन ही नहीं है कोई ऐसी कि भाई हमारे पास तो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, हमारे पास तो इक्वेशन ये है कि भाई आपने एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस आपके पास ऑनर्स इक्विटी, ये हमारे पास इक्वेशन है। लेकिन अब इसने हमें क्या कहा कि भाई लाइबिलिटी पता करो, तो लाइबिलिटी पता करने के लिए क्या करूंगा कि भाई मैं लाइबिलिटी को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है, और जो एसेट है वो मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। यानी आसान लफ्जों में मैं बताऊं कि भाई देखें, जब हम लाइबिलिटी और इक्विटी को प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू बनती है ना, ये वाली लाइबिलिटी और इक्विटी। अब अगर इन दोनों में से मुझे किसी एक का पता करना है तो बड़ी वैल्यू में से मैं क्यों करूँगा ना, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, देखिए 2+3, 2+3 कितना होता है भाई 5 होता है। अब मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे सपोज अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा 1+, ठीक है, इस डिब्बे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इज इक्वल टू फर्ज करें मैंने कहा 4, तो इस डिब्बे में क्या आएगा, सभी बोलेंगे आप कि सर 3 आएगा। अब 3 कैसे आया, 3 ऐसे आया कि मैंने क्या करा कि इस 4 में से 1 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ आ रही बात। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखें अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने वही काम किया, लेकिन आपको आंसर पता है, ठीक है, आपको आंसर पता है कि भाई इस डिब्बे में मैं कौन सी वैल्यू रखूं, तो आंसर क्या आएगा 5, यानी मैं 3 में क्या प्लस करूं कि 5 आ जाए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि मैं इसको इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, यानी बड़ी वैल्यू में से इस छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दूं, 5 में से 3, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये जो मेरी बातें हैं आपको समझ आई होंगी, ठीक है। ओके जी, हम देख लेते हैं, आपके सामने पूरी जो इक्वेशन है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इन्होंने वही काम किया है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखें
एसेट्स में से एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो हमने क्या करा कि मैंने ये जो इक्वेशंस थी हमने इसको क्या कर दिया कि भाई इस बड़ी वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया, लायबिलिटीज को देख रहे हैं उधर ट्रांसफर कर दिया है ये रही, ठीक है, और एसेट्स को किधर ट्रांसफर कर दिया है, एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर दिया है इसने, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो बड़ी वैल्यू क्या होती है, हमेशा एसेट होती है। तो अब अगर मुझे लायबिलिटी पता करना है तो एसेट्स में से मैंने क्या कर दूंगा, इसको ऑनर्स इक्विटी को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है लायबिलिटी को। तो एसेट्स में से मैंने माइनस कर दिए ऑनर्स इक्विटी। अब देख रहे हैं एसेट्स, एसेट्स कितने थे, 4 लाख, ये रहे 4 लाख। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी कितनी थी मेरे पास, 3.5 लाख, ये रही 3.5 लाख। तो 4 लाख में से 3.5 लाख माइनस करें तो मेरे पास जो लायबिलिटी निकल के आ गई, वो लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, वो लायबिलिटी मेरे पास निकल के आ गई 50,000 रुपये। 4 लाख में से 3.5 लाख माइनस करें तो 50,000 मेरे पास क्या निकल के आ गई, मेरे पास लायबिलिटी निकल कर आ गई, ठीक है। सो होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इक्वेशन समझ आई होगी, ठीक है। कि हमेशा देखिए, मैं फिर दोबारा इसको थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अब यहाँ पर जैसे इस बॉक्स के अंदर 2 था, ठीक है, सबको पता है 2 + 3 5 होता है। तो मुझे अगर बॉक्स में पता करना है तो मैं बड़ी वैल्यू में से, अब बड़ी वैल्यू क्या होती है, हमेशा एसेट होता है, ठीक है। तो एसेट्स में से ऑनर्स इक्विटी को माइनस, क्योंकि जिसको पता करना है उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे आप रखें। तो एसेट्स में से उस छोटी वाली वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस, तो आपकी लायबिलिटी निकल के आ गई, ठीक है। या एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को उधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास निकल कर इस तरह वैल्यू आ गई, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट टोटल ऑनर्स इक्विटी। अब देखें, फर्स्ट में आपको क्या था कि फर्स्ट में आपके पास एसेट्स पता करना था, ठीक है। और उस एसेट्स में क्या था हमारे पास कि भाई लायबिलिटी, और उसको क्या कर लो, पता कर लें। एसेट्स में से एसेट्स पता करना है तो टोटल लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी को क्या कर लो, प्लस कर लो। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में हमारे पास इस तरह हुआ कि आप जो है लायबिलिटी पता करना है तो एसेट्स में से ऑनर्स इक्विटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी ऐसी ही सिचुएशन है, ठीक है। क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं हम लोग। अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि भाई कैलकुलेट टोटल ऑनर्स इक्विटी, जबकि हमारे पास जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स मेरे पास टोटल कितने हैं, 7 लाख, ठीक है। एसेट्स मेरे पास टोटल कितने हैं, एसेट्स मेरे पास हैं 7 लाख, ठीक है। और लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, लायबिलिटी है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। तो अब वही सिचुएशन है, वही सारी चीज़ें, वही सारी बातें हैं हमारे पास से, ठीक है। क्या समझे, दोबारा हम इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन करके दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। क्या कि भाई एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। पहले क्या करा था, लायबिलिटी को इधर भेजा था, एसेट इधर आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि भाई हमने क्या नाम है, इक्विटी पता करना है तो इक्विटी को इधर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं करेंगे कि एसेट्स को इधर ट्रांसफर कर दें, मतलब यहाँ पर जो है ना हम यूँ लिख दें कि भाई इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट, यूँ नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई अभी मैंने क्या बताया था कि इक्विटी पता करनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी को क्या करना होगा, माइनस। अगर आपको लायबिलिटी पता करनी है, ठीक है, अगर आपको लायबिलिटी पता करनी है तो एसेट्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे से समझे, अगर आपको इक्विटी पता करनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो, और अगर आपको लायबिलिटी पता करनी है तो एसेट्स में से इक्विटी को माइनस कर दो,
ठीक है, दोनों को आपको एसेट्स में से ही माइनस करना है, क्योंकि एसेट्स जो है एक बड़ी चीज है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए उन्होंने वैसे ही काम करा है, वैसे ही सिचुएशन उन्होंने करी है। ठीक है, एसेट्स थे इनके पास 7 लाख। ठीक है, और उसमें से लाइबिलिटी, ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर ऑनर्स इक्विटी इक्विटी पता करनी है तो एसेट्स में से मुझे लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी एसेट्स थे मेरे पास 7 लाख और लाइबिलिटी थी मेरे पास 1 लाख। ठीक है, तो 7 लाख में से 1 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो ऑनर्स इक्विटी है वो ऑनर्स इक्विटी कितनी निकल के आ गई, वो मेरे पास निकल के आ गई 6 लाख रुपए की मेरे पास ऑनर्स इक्विटी निकल कर आ गई। ठीक है, और होप्सो के आपको ये समझ आई होगी बात मेरी कि हमने जब भी, अब देखें ये मैंने इक्वेशंस लिख दी है यहाँ पर। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ कि भाई सिंपल है, आपके पास इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। लाइबिलिटी पता करनी है तो एसेट्स में से आपने इक्विटी को क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपने इक्विटी पता करनी है तो आपने क्या करना है कि एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो ये 3 इक्वेशन हैं आपके पास पेपर में, यही आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सिचुएशन हो सकती मेरे पास। ठीक है, ये इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से याद हो गई होगी। दूसरी वाली सिचुएशन कि भाई लाइबिलिटी पता करना है एसेट्स में से इक्विटी, और अगर इक्विटी पता करना है एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दे। ठीक है, सो होप्सो के आप लोगों को ये सिचुएशन पता चल गई होगी, समझ भी आ गई होगी आप लोगों को। ठीक हो गई बात, ओके जी। अच्छा, ये जो अभी नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, इसका मैं ज़रा आपको बता दूं। ये वो स्लाइड है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीकॉम, बीबीए तक, ये बल्कि पूरी अकाउंटिंग तक, ये वो स्लाइड्स पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको जो समझ लें कि जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, ये स्लाइड आपके तब तक काम आएंगी। चीज़ें तो वैसे भी सारी आएंगी सब काम आपके, लेकिन ये आपके जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल्स अगर आपने याद कर लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो यकीन जाने कि आपके लिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप जो हैं अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसको समझाने की तरफ ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए अच्छा, एक और मतलब समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों ब्लू में है, और ये बीच में इंक्रीज का साइन है। यानी इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि जब एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो ये दोनों डेबिट होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या चीज़ है। देखिए हम जब काम करते हैं, ठीक है, हम जब पढ़ते हैं कोई भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, तो इनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, पैसे की लेन देन, चीज़ें की लेन देन करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं ना, वो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक। ठीक है, जैसे ये मैं आपको बना रहा, ये आपके सामने लिख रहा, ये पहला कॉलम है डी और दूसरा कॉलम है सी। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर कि मैंने कोई चीज़ ख़रीदी, सपोज़ मैंने फर्नीचर ख़रीदा, तो मैंने फर्नीचर यहाँ पे लिख देंगे पूरी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक अमाउंट भी लिख दी सपोज़, और उसके बदले मैंने क्या दे दिया उसको, कैश दे दिया। जाहिर सी बात है फ्री में तो देगा नहीं वो, तो मैंने फर्नीचर ख़रीदा और साथ में उसको क्या अदा कर दिया, मैंने कैश दे दिया। ठीक हो गई बात। अब ये क्या चीज़ करी है, ये चीज़ मैंने करी है रिकॉर्ड। ठीक है, कि भाई हमने चीज़ खरीदी और मैंने उसको क्या कर दिया, कैश कर दिया। उधार भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके जानने वाला, चलो जी उधार हो गए। ये भी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा पैसे अभी दे दिए, थोड़े पैसे
बाद में देनी है, तो तीनों कंडीशन हो सकती है। अब तीनों कंडीशन क्या है, रिकॉर्ड करनी है। अब एक रिकॉर्ड कहाँ करनी है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ये डेबिट और क्रेडिट, ये कहाँ से है, ये बहुत अर्ली स्टेज ऑफ अकाउंटिंग जो है जब चल रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने ये इसको नाम रख दिया। इसको डिटेल इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये डेबिट और क्रेडिट के वर्ड्स क्या आए थे। अच्छा, अब एक और सवाल, भाई हम डेबिट और क्रेडिट ही क्यों करें, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस में ये अकाउंटिंग के वर्ड्स बन चुके थे। यूएसए में चले जाए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाए, कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर ये डेबिट और क्रेडिट के वर्ड्स ही आपको यूज़ होंगे और कोई यूज़ नहीं हो सकता। यानी यूँ समझे एक अर्ली स्टेजेस पे इन्होंने नाम रख दिए हैं, ठीक है, कि भाई इस कॉलम का नाम ए है, इस कॉलम का नाम क्या है, बी है। अलबत्ता डेबिट और क्रेडिट के एक प्रॉपर मीनिंग है, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री है, ठीक है। इसके जो हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं वो लूका कहते हैं, ल्यूक कहते हैं हम लोग, लिका पिकॉली करके उसका नाम है, ठीक है। जो यूरोप में इसको हम लोग अकाउंटिंग ने जब स्टार्ट हुई तो उसने इन वर्ड्स को एंट्री करवाई, ठीक है। इनको डेटर के नाम से हम लोग यूज़ करते हैं, क्रेडिटर के नाम से हम लोग इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे इसकी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इन कॉलम्स के आपके नाम रखने हैं। पहला कॉलम क्या रखेंगे हम लोग, डेबिट, और दूसरे कॉलम में हमारे नाम क्या है, इसका क्रेडिट है, ठीक है। अब करना क्या है, देखें, आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, आपने ये लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि जब एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ता है। अब एसेट्स क्या है, अब एसेट बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए, अब वही चीज़ें पहले वाली जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें याद होंगी तो ये चीज़ समझ आएगी। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर क्या है, एसिड है, और एसिड है तो जब बढ़ता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, डेबिट में, ये देखें रिकॉर्ड हुआ हुआ है। और जब एसिड्स डिक्रीज होता है, ये देख रहे हैं, एसिड्स जब डिक्रीज होता है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट। और कैश भी क्या है, मेरे पास एसिड ही है, ये देखे मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड करा हुआ है। तो अब शायद आपको इसकी इंपॉर्टेंट समझ में आई हो कि ये काम कैसे करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखा हुआ है। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसिड है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, ये सारे एसिड है। एसिड इंक्रीज हुआ, जब एसिड इंक्रीज हुआ तो हम उसे, ये देख रहे हैं एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसको रिकॉर्ड का करा है, डेबिट में। फिर कैश है तो कैश क्या है, कैश भी एसिड है। अब एसिड जो है अगर डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं डेट में, एसिड अगर डिक्रीज हो तो वो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। यहाँ पर देख लें ये कैश कम हो रहा है, कैश कैसे कम हो रहा है, क्योंकि हमें उसे पेमेंट करी थी। फर्नीचर है, बड़ा मतलब आपके पास आना, होना, मौजूद होना, दैट इज कॉल्ड एसेट, इंक्रीज होने का नाम है हमारे पास से, ठीक है। सो एक चीज, एक एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट में, दूसरा एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट में। तो ये जो रूल्स है ये अगर आपने याद कर लिए तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। दोबारा, एक्सपेंस है, अब ये याद रख लें कि ये दो, ठीक है, और ये तीन, ये याद रख लें बस, कि भाई एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट हो जाते हैं। इसी तरीके से लाइबिलिटी, आपकी इनकम, रेवेन्यू, जो कैपिटल मैंने बताया था, ऑनर्स इक्विटी के लिए बहुत सारी जगहों पे कैपिटल यूज़ होता है, इनकम के लिए रेवेन्यू यूज़ हो रहा होता है। तो अगर लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, अपोजिट है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार इसको याद करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। सो एसेट्स एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये याद रख लें, बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, ऑब्वियसली जब डिक्रीज होगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिर्फ इंक्रीज्ड वाले भी अगर आप याद कर लेंगे ना तो वो डिक्रीज वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कि भाई एसेट्स और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होंगे तो वो हमारे पास कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे, लाइक जैसे मैंने ये करा हुआ है, ठीक है। तो एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो डेबिट, और अगर हमारे पास डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट। लाइबिलिटी, इनकम, रेवेन्यू
हमारे पास इंक्रीज होंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट में, और हमारे पास अगर डिक्रीज होंगे तो वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, वो डेबिट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये भी कुछ हो सकता है आपको आपकी हेल्प करें। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई, लेफ्ट हैंड साइड, ये देख रहे हैं, अगर आप अपने हैंड दोनों इस फॉर्मेट के ऊपर रखें, ठीक है, तो आपको नज़र आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या कहलाती है, डेबिट साइड्स, और ये वाली चीज़ क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड। तो ये देख रहे हैं व्हेन एसेट इंक्रीज तो वो क्या होगा, डेबिट साइड। देख रहे हैं एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरह एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। समझ आ रही बात। तो अब यहाँ पर आपने इस चीज़ों को, जैसे ही वो लिखा हुआ है यहाँ पे इसने रिटर्न में लिख दिया है, व्हेन रेवेन्यू लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी कब लिखे जाएंगे डेबिट में, जब ये डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये कब लिखे जाएंगे हमारे पास, डेबिट में। ये देख रहे हैं ये हमारे पास डेबिट में है, लेकिन कब, जब ये डिक्रीज होंगे। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड क्या, जब एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे, एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो कहाँ लिखे गए हैं, क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी जब इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, देख रहे हैं जब इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कहाँ लिखे जाएंगे, वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। ठीक है, सो होप सो इस चीज़ को आपने बार बार देखना है और बार बार समझने की कोशिश करनी है कि एसेट और एक्सपेंस याद रख लें, इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, सो इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें कि भाई ये क्या चीज़, सिर्फ अगर इंक्रीज का याद कर लेंगे तो डिक्रीज ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।